आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग शुद्ध विकिरण और अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि शुद्ध विकिरण क्या है और पृथ्वी और वायुमंडल का अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन किस प्रकार का है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि शुद्ध विकिरण क्या है। तो प्रवेशी सौरिक विकिरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण का अंतर ही शुद्ध विकिरण होता है। यानी पृथ्वी को जो सौरिक विकिरण की प्राप्ति लघु तरंगों के रूप में होती है और पृथ्वी के द्वारा जो ऊर्जा या ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंगों के रूप में किया जाता है, इसके अंतर को ही हम शुद्ध विकिरण के नाम से या नेट रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के संदर्भ में अब आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का जो शुद्ध विकिरण है वह शून्य होता है, जीरो होता है। पृथ्वी का शुद्ध विकिरण शून्य इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से जितनी भी ऊर्जा प्राप्त करती है उस पूरी ऊर्जा का पृथ्वी के द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि पृथ्वी का जो शुद्ध विकिरण है वह शून्य है। इसको बोर्ड पर देखते हैं। शुद्ध विकिरण को हमने क्या आपको बताया, हमने चर्चा किया कि शुद्ध विकिरण बराबर होता है लघु तरंग प्रवेशी सौरिक विकिरण। प्रवेशी सौरिक विकिरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण। प्रवेशी सौरिक विकिरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण, इसका अंतर ही क्या होता है, शुद्ध विकिरण। तो पृथ्वी को प्रवेशी सौरिक विकिरण की प्राप्ति कितनी होती है, 51%। 51% सौरिक विकिरण की प्राप्ति पृथ्वी को होती है। और पृथ्वी के द्वारा वापस किया गया सौरिक विकिरण की मात्रा क्या है, 51%। यानी पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उतनी ऊर्जा का निष्कासन भी कर देती है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं। और इसीलिए सैद्धांतिक रूप से जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट होगा वो कितना होगा, 0। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह वास्तविकता से परे है, यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्यों वास्तविकता से परे है? क्योंकि यदि हम पृथ्वी पर सूर्यातप के प्रादेशिक वितरण को देखें तो हमें यह शुद्ध विकिरण की जो संकल्पना है वह गलत प्रतीत होती है। गलत इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से अधिक होती है। यानी सौरिक विकिरण की प्राप्ति पृथ्वी को अधिक होती है और पृथ्वी के द्वारा जो ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है वो कम किया जाता है। और पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से कम होती है। यानी पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरण तो कम प्राप्त किया जाता है सूर्य से, लेकिन पृथ्वी जब विकिरण करती है, रेडिएशन करती है, तो उसके द्वारा रेडिएशन प्राप्त सौरिक विकिरण से अधिक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो पृथ्वी पर हमें कहीं पर ऊर्जा आधिक्य यानी एनर्जी सरप्लस और पृथ्वी पर कहीं हमें ऊर्जा अल्पता यानी एनर्जी डेफिसिट देखने को मिलती है। ऊर्जा आधिक्य वहां पर होता है जहां पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से अधिक होती है। कल्पना करें, पृथ्वी के किसी स्थान पर यदि प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा 51% है और यदि बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा कम हो जाए, मान लीजिए 40% हो गई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो 11% है इसको हम बोलेंगे ऊर्जा आधिक्य।
इसी को बोला जाएगा ऊर्जा अधिक या एनर्जी सरप्लस। यानी एनर्जी सरप्लस पृथ्वी पर तब होगी या उन क्षेत्रों में होगी जहां पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से अधिक होगी। इसके अपोजिट पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से कम होती है। एग्जाम्पल के लिए, पृथ्वी पर यदि कहीं प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा 51% है और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की जो मात्रा है वो 60% हो जाए, तो यहां पर जो 9% है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊर्जा अल्पता। 9% यहां क्या हो जाएगी? ऊर्जा अल्पता। तो ऊर्जा अल्पता तब होगा जब पृथ्वी के किसी भाग पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से कम होगी। यानी बहिर्गामी पार्थिव विकिरण अधिक हो जाए और प्रवेशी सौरिक विकिरण की प्राप्ति कम हो, तो पृथ्वी के उन क्षेत्रों में हमें ऊर्जा अल्पता या एनर्जी डेफिसिट देखने को मिलेगी। अब यदि हम पृथ्वी के संदर्भ में चर्चा करें या पृथ्वी पर यदि हम शुद्ध विकिरण या नेट रेडिएशन को देखें, तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शुद्ध विकिरण की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है और पृथ्वी पर जो है भूमध्य रेखा से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ का जो बीच का क्षेत्र है, यहां पर हमें एक बृहद ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र देखने को मिलता है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी पर 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र, यह बृहद ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की जो मात्रा है वह बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से अधिक होती है। पृथ्वी को सौरिक विकिरण की प्राप्ति अधिक होती है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जब रेडिएशन किया जाता है, विकिरण किया जाता है, तो पूरी की पूरी ऊर्जा या ऊष्मा का विकिरण पृथ्वी नहीं कर पाती। यहां कहा जाता है कि ऊर्जा सरप्लस वाले इस क्षेत्र में लगभग 100 किलो एंजली वार्षिक ऊर्जा सरप्लस यहां पर होती है। यहां पर ऊर्जा सरप्लस कितना होता है? 100 किलो एंजली वार्षिक। 100 किलो एंजली वार्षिक, यानी यहां पर वार्षिक ऊर्जा आधिक्य हमें लगभग इतना देखने को मिलता है, 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में। ठीक है, तो प्रवेशी सौरिक विकिरण यहां पर अधिक है और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण कम है, जिसके कारण यहां पर हमें वार्षिक जो ऊर्जा आधिक्य है वह 100 किलो एंजली के आसपास ज्यादा जो है देखने को मिलता है। ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से या इस उष्ण कटिबंध वाले भाग से जैसे ही हम मध्य अक्षांश की ओर जाते हैं, मध्य अक्षांश की ओर मतलब शीतोष्ण कटिबंध में, वैसे ही शुद्ध विकिरण की जो मात्रा है वह धीरे धीरे घटती जाती है। और जब हम 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचते हैं, दोनों गोलार्धों में 70 डिग्री उत्तर और 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, तो यहां 70 डिग्री उत्तरी और 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कहा जाता है कि शुद्ध विकिरण शून्य होता है, 0 होता है। यानी 70 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर प्रवेशी सौरिक विकिरण की जो मात्रा है वो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा के बराबर होती है। और ये जो ध्रुवों वाला क्षेत्र है या जो ये शीत कटिबंध का क्षेत्र है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र सतत
ऊर्जा अल्पता का क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पर हमेशा एनर्जी डेफिसिट जैसी स्थिति बनी रहती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रवेशी शौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से कम होगी। यानी शौरिक विकिरण की प्राप्ति हमें कम होगी और पार्थिव विकिरण यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यह क्या होता है, सतत अल्पता का क्षेत्र होता है, ऊर्जा अल्पता का क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर आपने देखा अक्षांशीय दृष्टि से कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शौरिक विकिरण की प्राप्ति अधिक होती है और पार्थिव विकिरण कम होता है। इसके विपरीत पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर शौरिक विकिरण कम प्राप्त हो रहा है और पार्थिव विकिरण अधिक हो रहा। इसलिए पृथ्वी पर कहीं पर हमें ऊर्जा आधिक्य और कहीं पर ऊर्जा अल्पता देखने को मिलती है। ऊर्जा आधिक्य और ऊर्जा अल्पता के वितरण को आपने देखा कि पृथ्वी पर 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है यह एक बृहद ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर प्रवेशी शौरिक विकिरण की मात्रा अधिक होती है और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो है वो कम होता है। और यहाँ पर जो वार्षिक ऊर्जा जो एनर्जी सरप्लस है, ऊर्जा आधिक्य है, उसकी मात्रा कितनी है, 100 किलो एंजली के आसपास। और इस निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, शुद्ध विकिरण की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। और जब हम 70 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास पहुंचते हैं दोनों गोलार्धों में, तो वहां पर शुद्ध विकिरण की जो मात्रा है वह शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। और ध्रुवीय जो क्षेत्र है या जो शीत कटिबंध के रीजन है वहां पर हमेशा ऊर्जा अल्पता बनी रहती है। इसका मतलब है कि वहां प्रवेशी शौरिक विकिरण की प्राप्ति कम होती है, लेकिन पार्थिव विकिरण जो है या ऊर्जा का क्षय जो है पार्थिव विकिरण की मात्रा के माध्यम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम वायुमंडल में शुद्ध विकिरण को देखें तो कहा जाता है कि वायुमंडल में विविध अक्षांशों पर प्राप्त शौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी विकिरण की मात्रा से कम होती है। यानी वायुमंडल को विविध अक्षांशों पर शौरिक विकिरण की जितनी प्राप्ति होती है उससे ज्यादा वायुमंडल के द्वारा विकिरण कर दिया जाता है, रेडिएशन कर दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो वायुमंडल में क्या होता है, सतत ऊर्जा घाटे का एक मंडल विकसित होता है। तो वायुमंडल जो है सतत ऊर्जा घाटे का मंडल होता है या एक जोन होता है। और यहां पर कहा जाता है कि ऊर्जा का घाटा 60 किलो एंजली वार्षिक होता है। तो वायुमंडल को जितना भी शौरिक विकिरण मिलता है उससे ज्यादा वायुमंडल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऊर्जा का विकिरण कर दिया जाता है या निष्कासन कर दिया जाता है। इसलिए वायुमंडल में हमें विभिन्न अक्षांशों पर जो है वह ऊर्जा अल्पता देखने को मिलती है और वायुमंडल में सतत ऊर्जा घाटा का जो मंडल है वह विकसित होता है। और यहाँ पर ऊर्जा अल्पता जो है वो कितनी होती है, 60 किलो एंजली वार्षिक के आसपास होती है। ठीक है। कहा जाता है कि यदि धरातल और वायुमंडल के नेट विकिरण को मिला दिया जाए, अभी तक हम लोगों ने जो धरातल के नेट विकिरण को देखा और जो वायुमंडल के नेट विकिरण को देखा, शुद्ध विकिरण को जो देखा, इन दोनों को यदि आपस में मिक्स कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर 3 ऊर्जा मंडल का निर्माण हो जाता है। और पृथ्वी पर ये जो 3 ऊर्जा मंडल बनते हैं वो कौन कौन से हैं। एक ऊर्जा मंडल जो है वह 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच विकसित होता है। उत्तर में 40 डिग्री नॉर्थ और दक्षिण में कहाँ, 30 डिग्री साउथ। इसको हम बोलते हैं बृहद ऊर्जा आधिक्य। बृहद ऊर्जा आधिक्य क्षेत्र
या जोन, और दो जो है न्यून ऊर्जा आधिक्य के क्षेत्र विकसित होते हैं। और ये जो दो न्यून ऊर्जा आधिक्य के क्षेत्र हैं, इसको बोला जाता है उत्तरी उच्च, एक को बोलते हैं उत्तरी उच्च अक्षांशीय ऊर्जा अल्पता, और इसको बोलते हैं दक्षिणी उच्च अक्षांशीय ऊर्जा अल्पता। तो यदि धरातल और वायुमंडल के नेट विकिरण को हम मिला देते हैं, तो इनके नेट विकिरण को आपस में यदि मिला दिया जाए तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के ऊर्जा मंडल जो है वो बनते हैं। और ये 3 प्रकार के ऊर्जा मंडल जो है, ये हमने ये बोर्ड पर दिखाया है। यहाँ पर ये जो एक ऊर्जा मंडल है वह 40 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच जो है विकसित होता है। और ये जो ऊर्जा मंडल है पृथ्वी पर, यह इसको बोला जाता है बृहद ऊर्जा आधिक्य क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यहाँ पर हमें दोनों गोलार्धों में ऊर्जा अल्पता के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, या एनर्जी डेफिसिट के जोन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से यदि आप देखें तो पृथ्वी पर ये जो है ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र है, और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे नेट विकिरण कम होता जाता है, और उच्च अक्षांशों पर हमें ऊर्जा अल्पता का क्षेत्र देखने को मिल रहा। और यदि हम वायुमंडल की चर्चा करें तो पूरा जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल तो यह भी जो है ऊर्जा अल्पता का ही क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सतत ऊर्जा घाटे वाला मंडल विकसित होता है। और यहाँ पर सतत ऊर्जा घाटा जो बनता है, हमने उसकी मात्रा भी बताया है, उसकी वार्षिक मात्रा लगभग कितनी है, 60 किलो एंजली। तो उष्मा का प्रवाह यहाँ पर होगा, और उष्मा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, हमेशा अधिक से कम की ओर। और पृथ्वी और वायुमंडल में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र है पृथ्वी पर, वो यहीं पर है। ये वाला क्षेत्र 40 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री साउथ, ये ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र है। वायुमंडल ऊर्जा अल्पता का क्षेत्र हो गया, और पृथ्वी के बाकी और हिस्से भी ऊर्जा अल्पता के क्षेत्र हो गए। और ऊर्जा अभी हमने बताया कि ऊर्जा का संचरण हमेशा किधर से किधर की ओर होता है, अधिक से कम की ओर। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जब संचरण होगा, या उष्मा का जब संचलन होगा, या परिवहन होगा, तो वह किधर से किधर की ओर होगा, अधिक से कम की ओर। यानी धरातल पर उष्मा का जो संचलन है वह इन क्षेत्रों से 40 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से ध्रुवों की ओर होगा, या इसको आप बोल सकते हैं उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जो ऊर्जा का संचलन होगा, या उष्मा का जो संचलन होगा, वह ध्रुवों की ओर होगा धरातल पर। और धरातल पर ये जो उष्मा का संचलन होगा, यह संचलन कहा जाता है गेय उष्मा के रूप में, या सेंसिबल हीट के रूप में होता है। किसके रूप में, गेय उष्मा के रूप में, या सेंसिबल हीट के रूप में होगा। और सेंसिबल हीट या गेय उष्मा के रूप में उष्मा का संचरण धरातल पर करेगा कौन, तो उष्मा का संचरण किया जाएगा वायु के द्वारा और महासागरीय धाराओं के द्वारा। यानी वायु और महासागरीय जो धाराएं हैं उनके द्वारा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, या ऊर्जा आधिक्य वाले क्षेत्र से उष्मा का संचरण ऊर्जा अल्पता वाले क्षेत्र की ओर या ध्रुवों की ओर होगा। और यह संचरण जो है वायु और महासागरीय धाराओं के द्वारा होगा। ठीक है। वायुमंडल में यदि हम उष्मा के संचरण की चर्चा करें
तो वायुमंडल में भी ऊष्मा का संचरण होगा, क्योंकि पृथ्वी के पास यहाँ उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में ऊर्जा आधिक्य है, लेकिन वायुमंडल में क्या है, एनर्जी डेफिसिट है, ऊर्जा अल्पता है। तो केवल धरातल पर ही ऊष्मा का संचलन नहीं होगा पृथ्वी से या उष्ण और उपोष्ण कटिबंध से, कि केवल धरातल पर ही हो, बल्कि वायुमंडल में भी ऊष्मा का संचलन होगा। तो ऊष्मा का जो परिवहन या संचलन वायुमंडल में होगा वो किसके द्वारा होगा, तो वह होगा हवाओं के द्वारा, ऊपर उठती हुई हवाओं के द्वारा, ऊपर उठती हवाओं के द्वारा, और साथ ही साथ गुप्त ऊष्मा के द्वारा या लेटेंट हीट के द्वारा, गुप्त ऊष्मा के द्वारा या लेटेंट हीट के द्वारा। तो वायुमंडल में जो ऊष्मा का संचलन होगा वह ऊपर उठती हुई हवाओं के द्वारा, यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंध से जो ऊपर उठ रही है हवाएं, उनके द्वारा धरातल की जो ऊर्जा है या जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में जाएगी। और गुप्त ऊष्मा के द्वारा भी, लेटेंट हीट के द्वारा भी ऊष्मा का जो संचरण है या परिवहन है वह वायुमंडल में होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि शुद्ध विकिरण क्या है और पृथ्वी और वायुमंडल का जो ऊष्मा संतुलन है वह किस प्रकार से है। अब इसी पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे, तो देखें, जैसे इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों का चयन कूट के माध्यम से कीजिए। और इसमें कथन लिखे हुए हैं। पहला कथन है, लघु तरंग प्रवेशी शौरिक विकिरण एवं दीर्घ तरंग बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के अंतर को शुद्ध विकिरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है कि सही है अथवा गलत है। इसमें से आपको सही कथन, यहाँ कूट दिए हैं, कूट के माध्यम से उसका सही आंसर आपको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लघु तरंग प्रवेशी शौरिक विकिरण और दीर्घ तरंग बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के अंतर को ही शुद्ध विकिरण कहते हैं। यह सही है, यही तो अभी हम लोगों ने शुद्ध विकिरण में सीखा। दूसरा, शुद्ध विकिरण की मात्रा धरातल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। यह भी सही है, अभी चर्चा हुई है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, ध्रुवीय क्षेत्र सदा ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र होता है। जी नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्र तो ऊर्जा न्यूनता का या ऊर्जा अल्पता का क्षेत्र होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, प्राप्त शौरिक विकिरण की मात्रा या प्रवेशी शौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा से कम होती है। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। चौथा क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल सतत ऊर्जा घाटा का मंडल होता है। हाँ, सही बात है, वायुमंडल जो है सतत ऊर्जा घाटा का ही मंडल होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल में विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त शौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण से कम होती है। यानी वहां पर बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल के द्वारा अधिक होता है और शौरिक विकिरण की मात्रा कम होती है। इसीलिए तो वायुमंडल में हमने आपको बताया सतत घाटे के मंडल या जोन का विकास होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वायुमंडल सतत घाटा का मंडल होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है। तो तीसरे वाले स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। और 1, 2 और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न डिजाइन किया है आपके लिए। यहां से एक और प्रश्न ऐसे बन सकता है कि नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंटों में से हमें यह देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का परिवहन गेय ऊष्मा के रूप में भूमंडलीय हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के द्वारा संपन्न होता है। यह स्टेटमेंट सही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का परिवहन होता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा सहित पूरा का पूरा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र जो है
या पृथ्वी पर जो 40 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, यह बृहद ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र होता है। और बृहद ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र होने के कारण यहां से ऊर्जा का या ऊष्मा का संचलन होता है, किधर की ओर? न्यून ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर। तो यहां से ऊष्मा का संचलन जो होता है वह किसमें होगा? गेय ऊष्मा के रूप में या सेंसिबल हीट के रूप में होता है। और यह संचलन किसके द्वारा होता है? भूमंडलीय हवाओं के द्वारा, यानी धरातल पर बहने वाली हवाओं के द्वारा और महासागरीय धाराओं के द्वारा होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला, ये सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि ऊष्मा का लंबवत परिवहन ऊपर उठती हुई हवाओं एवं गुप्त ऊष्मा के द्वारा संपन्न होता है। ऊष्मा का लंबवत परिवहन यानी जो ऊर्जा आधिक्य के क्षेत्र है वहां से ऊष्मा का लंबवत जब परिवहन होता है गेय ऊष्मा के रूप में, तो वह किसके द्वारा होता है? वह परिवहन गुप्त ऊष्मा के रूप में और ऊपर उठती हुई हवाओं के द्वारा होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, यही तो आपको बताया था मैंने। तीसरा, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ऊर्जा आधिक्य का वार्षिक मान 100 किलो एंजली होता है। यह भी सही है। पृथ्वी पर 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच जो है ऊर्जा आधिक्य का जो मान होता है, एनर्जी सरप्लस का जो मान होता है, उसका मान कितना है? 100 किलो एंजली वार्षिक। यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, वायुमंडल में प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण से खर्च ऊर्जा की मात्रा से अधिक होती है। देखिए क्या कह रहा है? वायुमंडल में प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण से खर्च ऊर्जा की मात्रा से अधिक होती है। नहीं, ये गलत है। हमने आपको बताया है कि वायुमंडल में विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त सौरिक विकिरण की मात्रा जो है वो बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण से कम होती है, अधिक नहीं होती है। यदि अधिक होगी तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा? वायुमंडल जो है ऊर्जा आधिक्य का मंडल वायुमंडल में विकसित हो जाएगा, ऊर्जा आधिक्य का जोन बनेगा वहां। लेकिन वायुमंडल में ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र होता नहीं है। क्या बनता है? ऊर्जा न्यूनता का क्षेत्र या सतत ऊर्जा घाटे का मंडल वहां पर बनता है। और वहां पर सतत ऊर्जा घाटा इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर प्राप्त सौरिक विकिरण की मात्रा बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण से कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिक लिखा है, अधिक नहीं होता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट चौथा क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछ रहा है असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है? चौथा। बाकी सभी कथन 1, 2, 3 ऊपर के जो है वो सत्य है। तो आज की चर्चा यहीं तक। इस टॉपिक को आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा और फिर इन प्रश्नों को करिएगा, तो ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे। धन्यवाद।